हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक क्लास 10वीं का भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में हम अध्याय पढ़ेंगे जल संसाधन। तो जल संसाधन को पाठ हम बना चुके हैं, उसको वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पाठ बाय अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के हम जल संसाधन से ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी में बना हुआ है उस ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो बना है उस लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है। जो विरहित क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। मतलब विरहित मतलब अत्यधिक क्षेत्र में जल के जमाव के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। उजला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह। तो विरहित क्षेत्र में जल के जमाव के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख की ओर जाएंगे। विरहित क्षेत्र में जल के जमाव के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। मतलब संपूर्ण जल का, पूरे जल का कितना प्रतिशत, पूरे विश्व में कितना प्रतिशत जल का महासागर में निहित है, महासागर में निहित है। तो 9.5%, 95.5% और 96%, 96.6%। तो कुल जल का महासागर में 95.5% निहित है, 95.5% महासागर में निहित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश के बांध को, जो देश के बांध होते हैं उसको किसने भारत का मंदिर कहा है। तो महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर ग की ओर जाएंगे। पंडित नेहरू ने देश को बांध के भारत का मंदिर कहा गया है, भारत का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल का मात्रा निहित है। मतलब प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। 95%, 60%, 65%, 70%। तो प्राणियों के शरीर में पूरे 95% जल निहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम इस प्रकार कह सकते हैं जो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है। बिहार में अत्यधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है। फ्लोराइड का, और उसके बाद क्लोराइड का, आर्सेनिक का और लौह का। तो ऑप्शन नंबर ग की ओर जाएंगे, आर्सेनिक का बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जो बहुउपदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो यदि हम बारंबार कहते हैं, यदि आप सारांश नहीं देखे हैं तो सारांश देख लें तो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बहुउपदेशीय परियोजना से क्या समझते हैं। तो बहुउपदेशीय परियोजना से हम क्या समझते हैं, चलिए उत्तर के साथ जाए। चलिए तो यहाँ पर दिया है बहुउपदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो बहुउपदेशीय परियोजना कहने का तात्पर्य हुआ, बहुउपदेशीय परियोजना क्या है। तो वैसे परियोजना जिसके द्वारा कई उपदेशों जैसे बाढ़ नियंत्रण हो गया, मृदा अपरदन पर रोक हो गया, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति हो गया और बिजली उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जल कृषि हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया और पर्यटन इत्यादि के पूर्ति के एक साथ हो जाते हैं, उसी को बहुउपदेशीय परियोजना कहते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं व्यवहारिक ढंग से जो बहुउपदेशीय परियोजना क्या है। तो वैसे बहुत सारे काम के लिए जो बांध बनाया जाता है, बहुत सारे काम के लिए जो बांध बनाया जाता है उसी को हम बहुउपदेशीय परियोजना कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ से अगर पानी अगर आ रही है, पानी जब आती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं और इस बांध को हम बनाते हैं
तो इस बांध में बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे काम के लिए जब करते हैं, कौन कौन काम आप बोल सकते हैं? सिंचाई करने के लिए हो गया, मृदा अपरदन को रोक लगाने के लिए हो सकता है, जलापूर्ति को हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि जल कृषि हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, पर्यटन। बहुत सारे काम के लिए जब इस बांध को बनाए जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जल संसाधन के जो जाय उपयोग हैं लिखें। मतलब जल संसाधन के जाय उपयोग हैं लिखें। तो जल को ही जीवन कहा जाता है। जल ही जीवन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जल ही क्या है? हमारे लिए जीवन है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। अगर जल का उपयोग किया जाए तो हमारे दैनिक जीवन में सोने से उठने से पहले उसके बाद जब पूरे जल ही का उपयोग किया जाता है। तो पेयजल हो गया, घरेलू कार्य हो गया, सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया, और जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए हम जल परिहार करते हैं। इसके अलावे जल विद्युत निर्माण एवं परमाणु संयंत्र, शीतल एवं मछली पालन हो गया, जल कृषि वानिकी हो गया, जल कीड़ा हो गया, जैसे कार्यों के लिए कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। इस सब के बिना हम जल के नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जल को जार उपयोग भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का क्या कारण है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का कारण क्या है? तो चूँकि जल एक व्यापक जो उपयोगिता वाले संसाधन है, एक व्यापक उपयोगिता वाले संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक है। जल जो है सभी के लिए आवश्यक है। अतः अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु अधिकारियों का जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। भारत में कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद काफ़ी जो है पुराना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, जो जल संकट क्या है? तो उपदेश्य जनित जल की अनुपलब्धता से ही जल संकट रूप माना जाता है। अगर आवश्यकता से अधिक अगर हम क्या करते हैं, जल को उपयोग करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता एवं जो है जटिल समस्या है। पृथ्वी पर अगर हम बात करेंगे तो आप इससे पहले जान चुके हैं जो 95.5% जल है, कितना मात्रा में, और नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः ख़त्म नहीं होता है, पुनः उपयोग कर लेते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन। तो जल जो है अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर है, नवीकरणीय के बावजूद भी जल के समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बहुत दुखद घटना है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानव जो है पटल एवं जो है सूखाग्रस्त पर अनावृत क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। जल के ख़त्म होने से बहुत सारे हमारे प्राकृतिक एवं मानवीय नुकसान होते हैं। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, जब भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। भारत में जो नदी है उसको प्रदूषण क्यों हो रहा है उसको वर्णन करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर लगा सकते हैं। भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। भारत में जो नदी है उसको प्रदूषित जो हो रही है उसको निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला पॉइंट है शहरों में बढ़ती आबादी के जीवन शैली। शहर में जो है इतना जनसंख्या बढ़ गया है, उसके लिए जो भारत में क्या है, नदियों का प्रदूषित हो गया है। उसके बाद बाहित मल जो है जल का नदियों में विसरण जो है निष्कासन करना, मतलब मलमूत्र वाले जल जो है नदियों में निष्कासित नाले द्वारा नदी में गिरा दिया जाता है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है धार्मिक अनुष्ठानों एवं जो है अंधविश्वास करना, धार्मिक अनुष्ठान पर अंधविश्वास करना। उसके बाद चौथा पॉइंट है अयोगिक अपशिष्टों का नदियों का उसको निस्तारण करना। उसके बाद शवों का विसर्जन करना। जो नदी यार में आप देख सकते हैं, गंगा नदी हुआ, बहुत सारे नदी, उसमें शव को विसर्जन किया जाता है, मृतक को क्या किया जाता है, जला करके और बिसा दिया जाता है। इस कारण जल समस्या देखने को मिलता है। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दीर्घ उत्तरीय में जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके क्या उपाय है। मतलब जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। तो उपदेश जनित जल के अपर्याप्तता के बनाए रखने के लिए, हमारे पर्यावरण को बैलेंस बनाए रखने के लिए जल की प्रदूषित होने से बचाना तथा जो है वर्षा ऋतु में उसको निरुद्देश्य बनाने वाले जल के सुरक्षा करना ही जल संरक्षण कहते हैं। और अगर हम बहुत सारे जल को अगर हम बचा लेना, जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण का उपाय निम्नलिखित है। जल संरक्षण किया जाए तो उसको निम्नलिखित उपाय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट में यहाँ पर दिया है जल संरक्षण का उपाय में भूमिगत जल के जो है पुनः पूर्ति, भूमिगत जल जो है उसको पुनः पूर्ति। और भूमिगत जल एक बहुत से महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन हो रहा है और जिससे भूमिगत जल के स्तर लगातार जो है गिरावट हो रही है। अतः इसकी पूर्ण पूर्ति आवश्यक है, जल को पुनः पूर्ति आवश्यक है। और इसके लिए वृक्षरोपण करना चाहिए, मतलब वृक्षरोपण करने से जल उपूर्ति होगा। जैविक एवं जो है कंपोस्ट खाद का उपयोग। उसके बाद वेटलैंड एवं संरक्षण, वर्षा का जल के संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रिया उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया गया है जल के संभव प्रबंधन के अगर बात करेंगे तो जल प्रबंधन का जल जमाव का उपयोग कर उद्योग, कृषि वानिकी, जल कृषि उत्पादन को बढ़ावा किया जा सकता है और इसके पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। और इस प्रबंधन की छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता के लिए इसके जलाशय और नहरों, नदी का निर्माण किया जाना चाहिए इत्यादि किया जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए हम तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तकनीकी के विकास से तात्पर्य ऐसे उपकरण से हैं जिसमें जल के कम से कम उपयोग कर और अधिकाधिक लाभ किया जा सके। और जैसे मीट्रिक सिंचाई हुआ, उसके बाद लिफ्ट सिंचाई हुआ, सूक्ष्म को जो है फुहासे हुआ सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती किया जाना चाहिए। ये सब में क्या होगा, जल बचाव होगा, जल का बचाव किया जा सकता है। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। मतलब बारिश का जल जो होता है मानव जीवन में क्या भूमिका होते हैं और इसके संग्रह एवं पुनः चक्रण की जो है विधि का उल्लेखन करें। तो हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरा होती है। खासकर हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही आधारित होती है। और पश्चिमी भारत जो है खासकर राजस्थान पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत पर किया जाता है। पश्चिमी भारत की अगर बात करेंगे, राजस्थान, तमिलनाडु में तो बारिश का जल होता है उसको छत पर क्या किया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है और उसको सेव करके और अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ऐसे पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ का वाहिकाएँ बनाने का भी चयन किया जाता है। उसके बाद शुष्क क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का एकत्र करने के लिए गड्ढे निर्माण किया जाता है। जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होते हैं और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गड्ढा बना करके और क्या किया जाता है, जल का निर्माण किया जाता है और जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सकती है। और इसे राजस्थान में जैसलमेर हो गया और उसको खरदीन एवं अन्य क्षेत्रों में जोडर के
ये जो नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिरौनों जो है फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचयन भूमिगत टैंकों में किया जाता है और जिसे टांका कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। और यह प्राय आंगन से हुआ करता है, जिसमें छत का पर संग्रह जल पाइप द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्य को राजस्थान में NGO तरुण जो है भारत संघ जो है पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय में शिलांग के छत वर्षा जल का संग्रह आज भी प्रचलन है। कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित गंगाथर गांव में छत जल का संग्रह व्यवस्था 200 घरों में जो तब संरक्षण के दिशा में मिसाल किया गया है। और वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में यह जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में संरक्षण का पुनः चक्रण किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जल संरक्षण क्या है, जल को बिना क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही होते हैं। आज आप ये जो NCERT का बुक से जितना भी क्वेश्चन बना था वो हम करा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके आप जितना भी क्वेश्चन है उसको नोट कर लें और अगले अध्याय में हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। वन्य और वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।